इज हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर इन इंडिया। हाउएवर बात नहीं करो, इट इज बात ना करें, इट इज मॉडर्न विलेज, इट इज हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज हैविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है, और इसमें एग्रीकल्चर इसकी प्राइम एक्टिविटी। तो भारत का एक ऐसा विलेज है हाइपोथेटिकल है जिसमें 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार हैं? हाइपोथेटिकल विलेज, इट इज हैविंग नाउ हाइपोथेटिकल काल्पनिक विलेज, विलेज इन इंडिया इज पालमपुर having 450 families। इससे 3 किलोमीटर दूर पर रायगंज एक दूसरा गांव है। सो 3 किलोमीटर डिस्टेंस देयर इज अदर विलेज जो थोड़ा बड़ा है, उसका क्या नाम है? इज रायगंज। अब देखो ना, नियर बाई ए टाउन इज देयर, उसके पास एक कस्बा है जिसका नाम शाहपुर है, वो भी पास में ही। नियर बाई अ टाउन, टाउन का क्या मतलब होता है? कस्बा। कस्बे की जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 होती है। अगर तुम 450 परिवार लेते हो, किसी गांव की टिपिकल पॉपुलेशन 2000 मानी जाती है, उससे कम। 20,000 हो जाएगा तो कस्बा हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा तो शहर। सही है? दैट इज विलेज, टाउन, सिटी। तो 2000, 20,000 और 2 लाख, ये हो जाए तो सिटी, ये हो जाए तो टाउन, और ये हो जाए तो, अगर आप इसमें 4 या 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के मल्टीप्लाई से ही लगभग याद है 4.5, ठीक नहीं? तो अब जरा देखो, नियर बाई ए टाउन शाहपुर इज देयर। शाहपुर में क्या क्या चलता है? शाहपुर में वेल डेवलप्ड रोड है, सब कुछ है, और वहाँ पर जो ट्रैक्टर है, बस है, ट्रांसपोर्ट की पूरी फैसिलिटी है, ऑटो, टांगा, सब कुछ चलता है शाहपुर में। तो ये इससे कनेक्टेड है। पालमपुर किससे कनेक्टेड है बोलो? पालमपुर इज कनेक्टेड टू शाहपुर। तो वो फिर वहाँ से शहर चली जाती चीज़। तो पालमपुर अपने बगल के टाउन से कनेक्टेड है। कनेक्टेड टू शाहपुर। अब देखिए उमेश, पालमपुर की में 2 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक फार्मिंग एक्टिविटी होती है, तो 70% फैमिली वहाँ की फार्मिंग एक्टिविटी करती है। फार्मिंग एक्टिविटी में क्या होता है? दैट इज एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा डेयरी का काम हो सकता है। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? ज़मीन से जुड़ी चीज़। तो डेयरी का काम और साथ में खेती का काम होता है। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कुछ होती हैं, जैसे कुछ प्रोविजन शॉप्स हैं, वो दुकानें बेचती हैं, दुकानों में सामान बिकता होगा। तो अब जरा देखिए, पालमपुर में 2 तरीके की एक्टिविटी होती है। इन पालमपुर देयर इज प्राइम एक्टिविटी कौन सी है तृप्ति? एग्रीकल्चर, दैट इज फार्मिंग। इसे क्या कहेंगे? फार्मिंग। ओके, नाउ इट इज मेन एक्टिविटी। अदर एक्टिविटीज आर एट लिमिटेड स्केल, दूसरी लिमिटेड स्केल में होती हैं। ये देखिए, इट इंक्लूड्स, इसमें एग्रीकल्चर भी होगा एंड डेयरी प्रोडक्शन है। सर डेयरी प्रोडक्शन तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को लिखा है। नॉन फार्मिंग लिखा है, चेक करो। लिखा है ना बुक में? हाँ, तो ये सही है। डेयरी प्रोडक्शन इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। What does it mean by farming activity? नॉन
फार्मिंग, नेट में दिखा रहा है कि डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी है, आपकी बुक में नॉन फार्मिंग लिखा है ना। अच्छा, इसमें क्या दिखा रहा है नेट में कि जैसे ये देखो, इसमें दिखाता है कि फार्मिंग एक्टिविटी आर द टास्क इन कल्टिवेटिंग रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऐसा दिखा रहा है। और इसमें क्या दिखा रहा है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी डेयरी। सही, आप अपनी बुक के हिसाब से चलो, ठीक है। नेट पे दिखा रहा है। हाँ, अगर हम मान लीजिए सिर्फ डेयरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक होता है कि भाई हमने उन्हीं मवेशियों को रखा फार्म के लिए, उन्हीं से दूध ले लिया, तो फिर वो फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएगी। और अगर हम उसको कैसे करें, सिर्फ डेयरी के लिए ही करें, जो जिनको हम अपने ये नहीं खेतों में हमने बैल यूज़ कर लिए हैं, तो गाय भी हैं, गाय बैल हमारे घर में, उनसे दूध मिल रहा है, उसमें कुछ बेच दिया, तो फार्मिंग एक्टिविटी है। और अगर प्योरली आपने डेयरी फार्म खोल रखा है और एग्रीकल्चर से उनका कोई मतलब नहीं है, तब फिर नॉन फार्मिंग हो जाएगी। ये प्योरली जैसे अमूल दूध वाला है नहीं, या और भी इस तरीके के सरस दूध, तो फिर वो नॉन फार्मिंग में आ जाएगी। पालमपुर में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बुक में जैसा कहा गया है ऐसा है क्या, सर है जैसा रायगंज वही लिखे। चलो, रायगंज में मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है और अदर सिटीज में ट्रांसपोर्ट। ओके ओके, चलिए अब आगे की बात करें। दैट इज नॉन फार्म एक्टिविटी में डेयरी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखो सिर्फ एग्रीकल्चर लिखो, फार्मिंग एक्टिविटी में क्या लिख लीजिए, इट इज एग्रीकल्चर। अब आगे की बात देखो, नाउ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या आ रहा है, अदर एक्टिविटीज आर लिमिटेड in scope. Its example is dairy production और provision store। और क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी किसी किसी चीज की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट भी होता है, ट्रांसपोर्ट। तो ये सब शॉपकीपर, दैट इज प्रोविजन स्टोर, ये सारी चीजें। तो पालमपुर अपने आसपास के गांवों से और शहरों से कनेक्टेड है। पालमपुर में 2 हाई स्कूल है, दैट इज 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल, ऐसा। इसके अलावा वहाँ पर एक मेडिकेयर सेंटर भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो जो सुविधाएं होनी चाहिए कहीं पर भी, वो सभी पालमपुर में हैं। ये कह सकते हैं इट इज ए मॉडर्न विलेज, ये पिछड़ा हुआ गांव नहीं है। 2 हेल्थ सेंटर है, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट है। अब देखिए कि पालमपुर आसपास से कनेक्टेड है। नाउ देयर आर, जो भी फार्मिंग है उसमें से 1/3 जो 80 फैमिलीज हैं, उनके पास ज़्यादातर खेत हैं। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास ज़्यादातर खेत हैं, लेकिन जो बाकी बची हुई 2/3 फैमिली, उनके पास थोड़े खेत हैं। जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके पास ज़्यादा खेत नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। नाउ अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए अगर आप, एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, इसी तरह से किसी का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं, चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, इट इज़ ओनली सर्विसेज। कुछ लोग सिर्फ सर्विसेज देते हैं, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए, आपको लैंड चाहिए, फिर इसके अलावा लेबर चाहिए, और तीसरा है कैपिटल। कैपिटल फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है। तो क्या चीज़ें चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट की, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। पहला तो आपको लैंड तो चाहिए, लेबर भी चाहिए, और फिर कैपिटल चाहिए। कैपिटल 2 तरीके के हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है फिजिकल कैपिटल, और दूसरा क्या हो सकता है
ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में भी दो तरीके के हो सकते हैं, फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो एक फिक्स्ड कैपिटल है और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल है। इसी तरीके से जो आप लेबर लोगे, एक अनस्किल्ड लेबर भी होगा और एक क्या होगा, स्किल्ड लेबर भी होगा। सो अनस्किल्ड और दूसरा स्किल्ड लिखिए, ये सारी चीजें। नाउ अब लैंड किस लिए चाहिए, लैंड इज नीडेड फॉर, अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो भी लैंड चाहिए, कुछ आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाना चाहते हो तो भी ज़मीन चाहिए, खेती के लिए भी तो ज़मीन चाहिए। सो लैंड इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, सर्विस सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत बड़ी सर्विसेज देना चाहते हो, कॉल सेंटर बनाना चाहते हो, तब भी तो लैंड चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से लैंड इज नीडेड। पहला क्या है, लैंड इज नीडेड फॉर, किसके लिए, फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मिंग के लिए भी, और मेकिंग फैक्ट्री। दूसरी चीज, अगर आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए। नाउ टू रन एनी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं बड़े स्केल पे, तो क्या चाहिए, फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिना लेबर के नहीं होगी, लेबर इज नीडेड। इफ इट इज स्किल्ड, मान लो वो प्रशिक्षित है, वो तुम्हारे यहाँ शू बना रहा है, कुछ बना रहा है, खेती के लिए कहीं से भी बाहर से उठा के आप काम करा रहे हो, लेकिन स्किल्ड है, देन it is costly, however it can increase the production also. skilled labor रखोगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। if it is skilled, then higher wages, it demands higher wages और monthly salary, तो उसे क्या देना पड़ेगा, higher wages देने पड़ेंगे उसको, या फिर और मंथली सैलरी। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है कैपिटल। तो कैपिटल किस चीज का होता है, पूंजी। कैपिटल में भी इन टू टर्म्स, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारा बिजनेस घाटे में जाए तो दैट कैन बियर रिस्क। ऐसा ना हो कि वो सब छोड़ छाड़ दे, लेबर होंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, उनको पैसा नहीं मिला, लेकिन एक पीछे एक ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, खड़ा रहे, टाटा की तरह, अंबानी की तरह, या आप ही चला रहे हो, ठीक है, हम अपनी जेब से जेवर बेच के हम उसको ठीक कर रहे हैं। सो अ पर्सन शुड बी ह्यूमन कैपिटल, जो उसे ऑर्गेनाइज करेगा, जो होल्ड करेगा। सो फॉर होल्डिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन कैपिटल इज देयर। द ओनर ऑफ बिजनेस, वो कौन होना चाहिए, ओनर, हु कैन बियर द लॉसेस और हु कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों ही करने वाला होना चाहिए। बेनिफिट हुआ तो बढ़ा दो, ठीक है कि नहीं, उस चीज को क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा। सो कैपिटल इज इन्वेस्टेड इस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है अनुष्का, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि धीरू भाई अंबानी ने अपना पूरा जीवन इन्वेस्ट कर दिया, तब उनके भाई बेटे जो है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इतना कर रहे हैं, जीवन ही पूरा लगा दिया, लाइफ इज इन्वेस्टेड और रिस्क भी लिया। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, द ओनर ऑफ कंपनी या प्रोडक्शन हाउस, उसे क्या कहोगे, ओनर ऑफ कंपनी और प्रोडक्शन हाउस इज कॉल्ड, वो लेबर नहीं है, वो क्या चीज है, ह्यूमन कैपिटल। इट कैन बियर लॉसेस, कहीं पर अगर रिसेशन हो गया, महामंदी आ गई तो लॉस रहेगा, एंड एंजॉय बेनिफिट्स, फायदा है तो फायदा भी उठाए, एंड एंजॉय बेनिफिट
It supervises and manipulates all the three pillars of economics. ये बाकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के बाकी पिलर को मैनिपुलेट करेगा, 2 लेबर वहां जाओ, 3 यहाँ जाओ, अच्छा तुम इधर आ जाओ, वो कौन करेगा? ह्यूमन कैपिटल. सो ये क्या करेगा? इट सुपरवाइज प्रोडक्शन, सुपरवाइज करेगा. आगे की बात देखो. दूसरा है फिजिकल कैपिटल. क्या होता है? द कैपिटल विच इज विजिबल टू ऑल. जैसे हाँ ये जमीन है, ये पूरा बिल्डिंग खड़ी दिख रही है, उसे फिजिकल कैपिटल है. इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे औजार भी लगते हैं खेती में. ट्रैक्टर लगेगा, हार्वेस्टर लगेगा, कंबाइन लगेगा, सीड ड्रिल लगेगी, सब कुछ लगेगा, तो वो सब फिजिकल कैपिटल है. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल which is visible, जो visible है, and needs money to purchase it. इसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए. मनी भी एक कैपिटल है. अब फिजिकल कैपिटल में क्या हो सकता है? It is further divided into 2 types. कौन कौन से बताओ? Fixed and working capital. It is further divided. पहला है फिक्स्ड कैपिटल. पूंजी द कैपिटल विच वंस इन्वेस्टेड रन्स फॉर मैनी ईयर्स. तुमने ट्रैक्टर खरीद लिया तो क्या हर फसल के लिए अलग ट्रैक्टर खरीदोगे क्या? तो एक बार अगर औजार खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया, तो फिर वो फिक्स्ड है. फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब है? द कैपिटल which once procured, अगर उसको आपने procure कर लिया, ठीक है, runs for many years, उसको क्या कहेंगे? एग्जाम्पल है ट्रैक्टर, मशीन, इम्प्लीमेंट्स और कुछ हो सकता है. ये सब रहती हैं. जैसे मैंने ये सब चेयर हमने खरीद ली, अब हर साल या 6 महीने में इनकी क्लीनिंग कर देते हैं. जो पेन से लिखा है, इसके नीचे साबुन लेके सब च्युइंगम्स हटा देते हैं जो लोग खा रहे हैं चेयर के नीचे. तो वो फिर हर साल मैन टू मैन जो भी है, कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो सब हम हटा देते हैं. ठीक है. और ये हमारा कैसा हो गया? कैपिटल. दैट इज फिक्स्ड कैपिटल. लेकिन हर साल जो हम कागज़ खरीद रहे हैं, पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिंटिंग इंक पे कर रहे हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल, वो हर साल हमें इन्वेस्ट करना है. तो एक है फिक्स्ड कैपिटल. तो ऐसे किसान भी करता है, उसने फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, वो भी तो फिक्स्ड है, बार बार थोड़ी ना बनाओगी. तो वो क्या होगा? बोलिए, फैक्ट्री, वो फिक्स्ड कैपिटल. और दूसरी कौन सी पूंजी हो गई? तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हर साल. इसका एग्जांपल है, फॉर एवरी, आपको टाइम टू टाइम यू हैव टू रिप्लेनिश और परचेज विथ मनी. उसे क्या कहेंगे? जैसे बीज खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू रन ए फैक्ट्री, ठीक है, कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल. हाँ, मनी भी चाहिए. रॉ मटेरियल और मनी रिक्वायर्ड टू रन ए फैक्ट्री. फॉर एग्जाम्पल सीड्स चाहिए, कॉटन किसके लिए चाहिए? और कभी अगर तुम एक कॉल सेंटर चलाते हो, सर्विस सेंटर, तो तुमको सबको सैलरी देनी पड़ेगी, तब तुम्हें मनी ही चाहिए. भारत का 90% कॉल सेंटर ये जो वर्ल्ड का इंडिया ही चलाती है. तुम सिंगापुर, हांगकांग, कैलिफोर्निया, अमेरिका में चले जाओ और तुम फ़ोन करो, मेरी वॉशिंग मशीन खराब है, इंडिया नहीं उठाएगा. पूरी दुनिया का कॉल सेंटर इंडिया चला है. सबसे चीप सर्विस यही. समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से मनी भी एक वर्किंग कैपिटल है. बहुत सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? मनी की. मनी भी इसमें आ जाती है. अब देखो नाउ, सो ये जो चीज़ें हमने देखी हैं,
लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चारों क्या कहे जाते हैं? बोलो नवदीप। अभी बताया था वो, पहले बता सब तुम्हारा ये बता दे, ठीक है? चलो बताया करो तुम भी। ये पहले बता दें क्या बताई है वैसे, ये बुक भी नहीं खुली क्या? ये स्मार्ट बोलो क्या बताई है? तो अब बता दो इन्हें क्या कहा जाता है? दम्भ की तरह बैठे हो, बोलो क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बताया करो, नहीं तो दूसरा बता रहा है तुम्हारी जगह। इस तरह से तो बस आगे निकल जाएंगे ना। जैसा कि नवदीप ने बताया कि किसी उत्पाद के घटक कौन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, समझो ये आया ही हुआ रखा है। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, यही सब कर देना, एंड ह्यूमन कैपिटल। ये चीज है। आगे देखिए कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ऑफ पालमपुर इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग एक्टिविटी। Okay, by 25 in other activity. Population is increasing day by day. But जो land area of Palanpur is fixed. In 1960 इंदिरा गांधी ने एक हरित क्रांति चलाई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं हरित क्रांति, was launched by, उस समय की जो गवर्नमेंट ऑफ दैट पीरियड was launched by government. It has increased the production manifold. इसने कई गुना वहां का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था. Now it has increased crop production. Manifold. Now Palanpur village personals are using HYV seeds, tractors, modern irrigation method. वो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और सभी चीज़ों का. एंड इन दिस वे, क्योंकि उसके बाद जमीन तो बढ़ नहीं रही, ये सब ना यूज करें तो उनके फिर खेती ही ना हो. Now Palanpur is equipped, ये किससे equipped है? With electricity. वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है. So जो फार्मर्स हैं, they are using, ये क्या यूज कर रहे हैं? HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ऐसे बीज यूज कर रहे हैं जिससे पैदावार बढ़े. और क्या यूज कर रहे हैं? HYV सीड्स, ट्रैक्टर्स और जो भी है, एंड जो भी इसके अलावा वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर सब कुछ यूज कर रहे हैं. पेस्टिसाइड्स. तो इससे क्या होगा? ये एडवांस टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं. सही है? टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. तो इस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं
रेनी सीजन में क्या उगाते हैं? दे सो। तो रेनी सीजन दे सो ज्वार एंड बाजरा, ये 2 महीने में उग जाएगा। ज्वार एंड बाजरा ये मिलेट है। फिर से समझिए, कहने का मतलब है कि बोलो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पे जो तुमने पैसा एक बार बिजनेस में लगा दिया, जैसे तुमने दुकान ली तो तुमने मिठाई की दुकान पे जो कांच का ग्लास लगाया वो फिक्स्ड कैपिटल, और जो डेली मिठाई रखोगे वो वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है? विच वंस, ठीक है, प्रोक्योर्ड रन्स फॉर मेनी ईयर्स। एक बार जिसे प्रोक्योर कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो अब तुमने कैबिनेट लगा दिया मिठाई दुकान में, वो तो बार बार नहीं लगेंगे, लेकिन मिठाई तो रखनी पड़ेगी, वो वर्किंग कैपिटल हो। अब देखो आगे की बात, देखिए कि हमारा ये जो चार्ट है इसी के हिसाब से वहां भी चलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इन्होंने क्या किया है, वैसे अक्टूबर से मार्च तक रबी की खेती होती है, रबी की क्रॉप होती है, जो विंटर क्रॉप है, ठीक है। अब इसमें देखो, रबी की क्रॉप से तुम याद रखो, रबी को क्या कहते हैं? रबी क्रॉप, दैट इज रॉ ग्रेप मुसली, इसे याद रखो, मसलिन। आर से रबी की क्रॉप, रबी, और डब्लू से क्या हुआ बोलो? व्हीट। जी आर से क्या हुआ? ग्राम। टी से क्या हुआ? टी। एम यू एस से क्या हुआ? मस्टर्ड। और एल आई एन से क्या हुआ? लिनसीड। तो इससे याद रखिए रॉ ग्रेप मसलिन, तो इससे पता चल जाएगा सारी फसलें कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 2 महीने की होती है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके बाद जून से सितंबर तक खरीफ की फसल वो करते हैं, ठीक है। और ये किसकी होती है? जायद। जायद में वेजिटेबल्स उगाई जाती है, गर्मी में 3 महीने में उगाती, कुछ लोग यहाँ तक उगाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। घटिया अनाज जिसको मिलेट कहते हैं, सस्ते, रागी, ज्वार, बाजरा 2 महीने में जरा जरा से उगाते हैं, वो चाहे तो पशुओं को चारा डाल दे। वो लोग ये नहीं उगाते सब्जी, वो क्या उगाते हैं? जायद की फसल में। जायद रेनी सीजन की फसल है, रेन का सीजन है, तो वो लोग जायद की फसल में वो क्या उगा रहे हैं? तो वो वेजिटेबल्स की जगह ज्वार, बाजरा उगा रहे हैं, ठीक है। फिर से समझिए, कहने का मतलब है कि 40 रुपए किलो गेहूं मिलता है बाजार में, और 5 रुपए किलो ज्वार मिलता है। गरीब लोग ज्वार खा के भी चला, बाजरा खा के, बाजरा। लेकिन जो 20 देश का अभी वो हुआ था ना, G20, उसमें सबको बाजरे का बिस्किट खिलाया था प्रधानमंत्री, सब मिलेट्स सस्ते अनाज का। बोले ये देखो पेट के लिए कितना अच्छा, सब अप्रिशिएट कर रहे थे। उससे क्या हुआ, हमारे ज्वार बाजरा का प्रोडक्शन मैनीफोल्ड पहुंच गया। लोगों ने कहा $2 मिलियन हमें भेजो, इतने कुंटल हमें भेजो, और जो 5-5 रुपए के गरीब थे वो सब अमीर हो गए। टैक्टिस देखो, है बड़ी बात कि नहीं? वो बेचारे गरीबी में जी रहे थे 5-5 रुपए का, और जैसे ही G20 के बाद बाजरे के बिस्कुट 80 रुपए पैकेट हो गए, 6 बिस्कुट का। अब हम लोग खा ही नहीं पाते इतना में, उनको खिला दिया सबको, सबने कुंटल कुंटल मंगा ली, सही। अब इसके बाद बोलो ज्वार बाजरा रेनी सीजन में उगाते हैं, और फिर क्या है? दैट इज पीसीएम ग्रोसो, पैडी उगाया जाता है। इसमें क्या उगाया जाता है? पैडी। इसको समर सीजन देखो, ये कौन सी जायद की फसल बोलो? समर सीजन में, समर सीजन वेजिटेबल वाली होती है। अब इसके बाद देखो ये किसको उगाते हैं? ज्वार बाजरा का चेक करो ना। रेनी सीजन, रेनी सीजन की खरीफ है, ये रेनी सीजन जुलाई से जून जुलाई चल रहा है कि नहीं? तो ये कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में लिखा है
रेनी सीजन में ये ज्वार बाजरा उगा रहे हैं। आगे देखो, और इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में वो पोटैटो उगाते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर, दैट इज रबी का क्रॉप। तो रबी में वो क्या उगाएंगे? पोटैटो, उनका अपना जैसा भी हो। तो पहला रेनी सीजन, रबी कौन सा है बोलो? क्या विंटर सीजन है? और तीसरा दैट इज ज्वार बाजरा कहाँ हटाओ, इसमें पीसीएम ग्रोसो समझो। दैट इज सी क्या है? कॉटन। एफ का क्या मतलब है? मेज। ये ग्राउंड नट। और ये एसओ का क्या मतलब है? सोया। ये कौन सा है? दैट इज रेनी सीजन में। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? रेनी सीजन में ये सब नहीं उगा रहे हैं, वो सिर्फ क्या उगाते हैं? ज्वार बाजरा। दे आर सोइंग ज्वार बाजरा अक्टूबर दिसंबर में, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक वो पोटैटो उगा रहे हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं? अभी भी विंटर सीजन बचा हुआ है, बीट भी उगाते हैं और साथ में शुगर केन भी उगाया जाता है। तो अब पोटैटो, बीट और शुगर केन, इससे पता चलता है कि रेनी सीजन में वो ऐसा काम कर रहे हैं और रबी, वो खरीफ की फसल नहीं उगा, ये जायद की नहीं उगा, समय पे अपनी जमीन को खाली छोड़ते हैं, सिर्फ यहाँ उगाते हैं। यहाँ पे ज्वार बाजरा, यहाँ पोटैटो, शुगर केन, गेहूँ। बीट तो है ही यहाँ पे, तो गेहूँ उगा लेते हैं। तो 3 फसलें वो किस में उगा रहे हैं? विंटर में। और रेनी में कितने उगा रहे हैं? 2। इस तरीके से। अब देखिए, वहाँ के लोग मल्टीपल क्रॉपिंग भी करते हैं। तो डिफरेंट क्रॉप्स उगा रहे हैं। पालमपुर जो फार्मर हैं, दे डू मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका क्या मतलब है? दे आर ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन ए सिंगल फील्ड। थोड़े में आलू उगा लिया, थोड़े में व्हीट उगा लिया, तो पोटैटो एक ही समय में तो उगती है, और फिर उसी समय में शुगर केन भी उगता है, तो गन्ना भी उगा लिया। इसको कहते हैं सिंगल पीस ऑफ लैंड में इफ मोर देन 1 क्रॉप्स आर ग्रोन। अगर ये दोनों सस्ते चल रहे हैं तो पोटैटो में दाम मिल जाएगा, ये सस्ते चल रहे हैं तो इसमें दाम मिल जाएगा। सो दे आर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है? ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन सिंगल पीस ऑफ लैंड। ऐसा वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो HYV सीड्स यूज कर रहे हैं। HYV सीड्स की क्या ड्रॉबैक्स हैं? अविश, हाइब्रिड वैरायटीज बोलो। दे नीड मोर इरिगेशन। अगर HYV सीड यूज कर रहे हो, एंड मोर केयर। HYV सीड को बहुत अच्छे से बहुत पानी चाहिए। अगर तुम थोड़ा बड़ा पानी दोगे वो अच्छे से उगेगा ही नहीं। देसी अनाज उग जाएंगे, लेकिन जो तुमने कैलिफोर्निया से और मैनचेस्टर से बढ़िया बढ़िया चाइना से मंगाए हैं, उनके लिए तो अगर तुम केयर नहीं करोगे तो सड़ जाएंगे। तो दे नीड हाई इरिगेशन। कैसा चाहिए आंसर उनको? बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो HYV सीड्स, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो जहाँ उनके पालमपुर में अर्लियर, पालमपुर क्या होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे गेट 1300 kg पर हेक्टेयर उनका क्रॉप प्रोडक्शन होता था। लेकिन अभी इसकी वजह से क्या हो गया? क्रॉप
प्रोडक्शन विच हैज इंक्रीज्ड अप टू, जो कितना इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, विच हैज इंक्रीज अप टू 3200 kg। अब वो कितना हो गया, विच हैज आफ्टर HYV सीड 3200 kg पर हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब है 100 मीटर बाई 100 मीटर की फील्ड, उसे हेक्टेयर कहते हैं। समझ आ गई बात? ये 20 मीटर है तो 100 कितना होगा, इधर भी 100 ले लो, ये 20 मीटर, तो 100 बाई 100 की फील्ड को क्या कहेंगे, 1 हेक्टेयर। अगर 10 बाई 10 है तो एयर कहेंगे। एयर आजकल चलता नहीं, लेकिन इसी से पिछला वाला है, वो तो एकड़ चलता है, एकड़ अलग चीज, ठीक। ये आगे 11th में आप लोग पढ़ोगे। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि पहले कम प्रोडक्शन था रिद्धि और अभी कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर, सही। तो इसका मतलब है कि उनका ऐसा तब हुआ है, इट इज आफ्टर यूजिंग HYV सीड, यूजिंग HYV सीड्स, जिसका फुल फॉर्म अभी अविश बता रहे थे ना। लैंड इज नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इसको केयरफुली यूज करना चाहिए ना। हाँ, पंजाब हरियाणा में, तो वहाँ मल्टीपोल हो गया था। हमारे यहाँ अनाज की कमी थी, उसी समय युद्ध छिड़ा था। उस समय क्या हुआ था कि हमारा किससे युद्ध चल रहा था, दैट इज पाकिस्तान के साथ 60-62 का। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, अनाज बचाओ, दिन में एक बार खाओ। तो भारत के लोग एक बार खाना खाते थे, और लेकिन साथ ही साथ उस समय हरित क्रांति भी चला दी गई। 1960 की बात है ना, हरित क्रांति लिखा नहीं अभी 1960 में। तो उस समय फिर ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च किया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन लॉन्च किया गया तो फिर हमारा देश जो है ना इंडिपेंडेंट हो गया, फिर हमें ग्रेन ही नहीं मंगाने पड़े। पंजाब हरियाणा ने इतना हमको दिया कि पंजाब हरियाणा गेहूं का कटोरा बन गया, यूपी बन गया चीनी का कटोरा, वहाँ गन्ने ही गन्ने हो गए। इसके बाद फिर वाइट रिवोल्यूशन चला। वाइट रिवोल्यूशन में इतना दूध हो गया गुजरात में कि अमूल की फैक्ट्री चल गई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, हमको बीज चाहिए, मूंगफली। येलो रेवोल्यूशन, तेल पीला होता है, फिर येलो रेवोल्यूशन छेड़ दिया गया, देश में तेल ही तेल हो गया। फिर ब्लू रेवोल्यूशन छेड़ दिया गया, तो जो कोस्टल एरिया में मछली हो गई। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऐसे अलग अलग रिवोल्यूशन छेड़े गए, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उससे क्या नुकसान हुआ, रोहित आप बताओ। करेक्ट, जैसा ही बोले करेक्ट है। आप वही बोल रहा है कि दैट इज, इससे क्या हुआ, सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हुआ। इतना फर्टिलाइजर यूज किया गया, इतना पेस्टिसाइड, जो सॉइल की सस्टेनेबिलिटी थी, विएबिलिटी थी, सब खत्म हो गई। और जो सॉइल थी वो इनफर्टाइल हो गई। और हमने HYV सीड के लिए जमीन से खूब सारा पानी निकाला, तो वाटर लेवल डाउन हो गया। इसकी बात, इससे क्या हुआ कि फिर बाद में जब ये हो गया तो अब गवर्नमेंट बिकेम केयरफुल, ये सब नहीं करना है, पूरी ज़मीन एक बार में ख़त्म हो जाएगी। हम इकोसिस्टम से खेल रहे हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ड्यू टू इसका निगेटिव लॉस क्या हुआ, ड्यू टू HYV सीड्स, इसके यूज से क्या हुआ, मोर वाटर वाज यूज फॉर इरिगेशन, वाटर वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। इससे क्या हुआ, वाटर लेवल डिक्रीज हो गया, तो जो सॉइल में क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया। सॉइल्स अगर नीचे पानी भरा है तो क्या सॉइल अपने आप मॉइस्चर नहीं रहेगी, बस पानी खत्म हो जाए, फिर उसमें पपड़ी पड़ने लगी, क्रैक्स आ गए और फसलें सूखने लगी। तो ना वाटर लेवल, बहुत अच्छा बताया है मोहित ने, वाटर लेवल केम डाउन। इनका कोई ज्योग्राफी का घर में होगा पेज के ऊपर, देखना कैसे जाऊँ, केम डाउन, ठीक है, इनसाइड ग्राउंड। और क्या हुआ, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जमीन को इनफर्टाइल कर देते हैं, ये तुम्हें बात मालूम है कि नहीं?
फर्टिलाइजर जैसे सब फर्टिलाइजर्स हैं, ये पाउडर्स, इनको डालोगे जमीन में तो क्या फॉर्म सब मर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, इनफर्टाइल। तो ड्यू टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स सॉइल फर्टिलिटी केम डाउन। ऐसा पालमपुर में हुआ, जो यहाँ हुआ है वो पूरे भारत में हो रहा है, नाम बस पालमपुर कर लिया गया। अब देखो सब जगह यही हो रहा है, इसीलिए बताएंगे, बस नाम तुम्हें करने के लिए बताया गया। पालमपुर में ठीक है 1/3 ऑफ 450 फैमिली लैंड लेस है और 240 फैमिली के पास स्मॉल प्लॉट्स, 60 फैमिली के पास लार्ज प्लॉट है। तो पालमपुर में टोटल 450 परिवार हैं, 60 फैमिली ऐसी हैं, ये 60 फैमिली है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ईच 2 हेक्टेयर और मोर है। हेक्टेयर का तो मैंने तुम्हें मतलब समझा दिया है, इनमें से सबके पास 2 हेक्टेयर और मोर है। 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट है, लेस देन 240 फैमिली, ये सही कह रहे हैं, ये सब मोजी की बता रहे हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर। अब देखो ये 300 हो गए और 150 परिवार ऐसे जिनके पास जमीन ही नहीं, वो लेबर, जोड़ डालो सबको, पूरा बता दिया आपको। 150 परिवार कैसे हैं बताओ, आर लैंडलेस। and there are few families which have more than 10 hectares. लो अभी इन्होंने नहीं चल पाए लैंडलेस, अभी उनकी बात सुन ले, वो भी जरूरी बात दोबारा बोलेंगे, एक सब इधर उधर हो जाएगा ना। इन्होंने और क्या बताया कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है कुछ लोगों के पास, फ्यू फैमिलीज ऐसी हैं वो 10 से भी ऊपर रखती हैं। दिस शोज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फैमिलीज। दोज हु ओन, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है वो अपर कास्ट हैं, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो कैसी हैं, लोअर कास्ट। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है, ये लोअर कास्ट वाली है, और ये लैंडलेस है वो भी लोअर कास्ट। हो सकते तो देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, देयर इज, उसको डिस्टर्ब मत करो आदित्य को, देयर इज, वो कुछ दिनों का मेहमान है। पालमपुर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखिए, फार्मिंग के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद तो नहीं करेंगे, इतनी सारी जमीन है। सो लार्ज फार्मर रिक्वायर्स मोर लेबर्स, लेबर्स आर मोर देन द फार्मिंग नीड्स, सो दे आर लेस पेड वेजेस। जैसे तुम्हें 10 आदमी की जरूरत है, 100 लोग आ जाए, हम करेंगे हम करेंगे, तुम कहोगे ठीक है मैं आप 500 रुपये नहीं दूंगा, 200 में जो आ रहा है कर ले। उसमें 150 families landless है। लैंडलेस है, वो 2 को बुलाता, 10 दौड़े दौड़े आते हैं, तो फिर वो क्या करेगा बताओ, रिच आदमी क्या सही वेज देगा कि कम करके देगा? तो बोला ठीक है 500 नहीं देते, 200 में जो आना चाहे आ जाए, जिसको मजबूरी होगी आ जाए। अब देखिए कि नाउ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या कर रहे हैं, बोलो? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबर्स फॉर फार्मिंग वर्क, जबकि स्मॉल फार्मर क्या कर रहे हैं? स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट देयर ओन फील्ड, वो खुद ही कर रहे हैं। अब देखिए लार्ज फार्मर्स गिव, ये क्या करते हैं, दे लेंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे कर रहे हैं? और जो ये स्मॉल फार्मर्स है इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है,
लेकिन ये बैंक के पास नहीं जाना है, बैंक इनसे 6% इंटरेस्ट ले रहा है। ये कौन ले रहा है बोलो? जबकि ये बिग फार्मर्स इनसे कितना ले रहे हैं? 24%। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं अच्छा तुम मांगी ला लो, आओ तुमको कितना पैसा चाहिए ले लो, रखा रखा लो। और फिर आ जाएंगे 6 महीने बाद मांगी लाल, और वो इसका जो तुमने लिया था 10,000 उसका 4,000 ब्याज हुआ, नहीं दे पा रहे, ठीक है जमीन का इतना हिस्सा इनका नाप लो, ये हमारा हुआ। फिर अगली बार मांगी लाल, क्या हुआ, अब तुम्हारा 10,000 का 20 हो चुका। तो इस तरीके से तुम मांगी लाल दे ही नहीं पाए, उनकी सारी जमीन चली गई। हाँ तुम मांगी लाल के लड़के हो, आओ तुम हमारे घर का सारा काम करोगे और तुम जो है ये हमारा खेत भी बटाओगे, पैसा नहीं देंगे, ये तुम अब हमारे बंधुआ मजदूर हो, चलो बॉन्डेड लेबर काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे बाप कर्जा ले गए थे 10,000, पूछ लो ऊपर जा। अभी मांगी लाल के लड़के नवदीप फंस गए। ये हो रहा है, यही हो रहा है। और वो लोग क्या है, जो बैंक है वो तुमसे मांगेगा पेपर्स दो, तो वो पेपर होते ही नहीं बैंक इन लोग पास, गाँव वालों पास, तो वो बेचारे इसमें, इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो बेचारे डेब्ट ट्रैप में फंस जाए। यही सब कहानी अभी से हम दिखाने जा रहे हैं। चलो नाउ farm laborers are landless, so there समझिए फार्मिंग एक्टिविटी इज लेस, एक्टिविटी लेस है बट ज्यादा क्या है, लेबर्स आर मोर, लेबर ज्यादा है तो क्या होगा, सो इसकी वजह से दे आर लो पेड, वो क्या होगा, देन द प्रिस्क्राइब्ड बाई गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट ने कहा है कि 700 रुपये पर डे मिलना चाहिए, वो देते नहीं है, 300-400 में कितना गवर्नमेंट का ना, और वो कितना दे रहे हैं, वो 160 दे रहे हैं। तो इस तरीके से सर ये रूल 2017 मार्च में एक्सेप्ट किया, अब 700 हो गया, मैं चलो उसी के हिसाब से लिखाऊंगा जो लिखा है वो ना। अब देखिए कि सो रिच फार्मर्स पे लेस, आगे देखिए नाउ मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स ए मोर कैपिटल। तो इसलिए जो मनी लेंडर से लेना चाहिए पैसा, उनसे बैंक से लेना चाहिए, लेकिन वो मनी लेंडर से लेते हैं। सो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, ये आसान नहीं है, इसमें बीज ही बहुत महंगे आते हैं, उन्नत किस्म के बीज होंगे, रिक्वायर्स मोर कैपिटल। तो जो मीडियम फार्मर हैं या लो फार्मर हैं, पुअर फार्मर्स हैं, वो सब ये पैसा उनके पास नहीं है, मोर कैपिटल। सो स्मॉल फार्मर्स, बात ना करें, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। कितने पर बोलो, एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर बैंक में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि मनी लेंडर? मनी लेंडर 4 गुना ज्यादा लेता है और ब्याज का 6 लेता है। यानी आपके ब्याज अगर 200 रुपए तो 200 पे भी ब्याज लेगा अगर तुमने दे, तो उसको कहते हैं ब्याज का 6। अब मांगी लाल के लड़के पे नजर रखें, एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे डू नॉट, दे अब समझो, मनी लेंडर्स डू नॉट आस्क फॉर एनी पेपर, क्योंकि उनके अपने जो गुन्स हैं, गुंडे, इसी से काम हो जाएगा, पेपर क्या देंगे। सो मनी लेंडर्स डू नॉट आस्क एनी पेपर। आस्क एनी पेपर, किसका पेपर, ऑफ कोलोसल प्रॉपर्टी। किसका, कोलोसल का मतलब है जो तुम्हारा जमीन है, घर है, इन सब का कुछ नहीं है, कोलोसल प्रॉपर्टी, या कोलेटरल लिख लो, दोनों ही चलता है, कोलेटरल, एनी पेपर ऑफ कोलेटरल।
while bank asks for paper documents, so they do not go to bank. Bank gives credit. इसके बाद देखो, now अब आगे आ जाइए, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। कोलेटरल का मतलब है कि जो संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति का वो ब्यौरा नहीं मांगा। जब तुमसे कहा जाता है वहां बाढ़ आ गई, वहां कोलेटरल डैमेज हुआ है लेकिन नो ह्यूमन लॉस, तो समझ जाना संपत्ति का नुकसान हुआ लेकिन मनुष्य नहीं मरा। एनी पेपर ऑफ हाउस होल्डिंग, हाउस होल्डिंग का हाउस या लैंड, लैंड होल्डिंग। आगे की बात देखो कि तृप्ति कुछ क्वेश्चन लिखते हैं कि what are the facilities in Palampur? What are in देखो एजुकेशनल, 1 हाई स्कूल and 2 primary schools. Now, 2 primary. तुमको तो एक कोचिंग सेंटर ही खोल लेना चाहिए। That is मेडिकल के लिए क्या क्या है? एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर है और एक प्राइवेट, एक डिस्पेंसरी है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक डिस्पेंसरी है। That is गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। and most of the houses have electrical connection, electricity and One medical private dispensary. मार्केट कैसी है? वेल डेवलप्ड मार्केट्स एट रायगंज एंड शाहपुर। वेल एट रायगंज एंड शाहपुर। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द हाउसेस, most of the houses have it, and communication, well developed roads and transport. Well transport. इसके अलावा नियरेस्ट टाउन क्या है? अब देखो, अब इसके क्वेश्चन आंसर तुम खुद कर लोगे। अब हम ज्योग्राफी का, ठीक है ना? ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कौन सा है? इंडिया साइज एंड लोकेशन, वही पढ़ते हैं। इसमें मैप आ रहा है, मैप कर लेंगे। 3 मार्क्स में एक चल बात ना करिए। इंडिया साइज एंड लोकेशन नोट करो जो लिख रहा है जरा, कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है बोलो? हमारे ग्लोब को नदर्न हेमीस्फीयर एंड सदर्न हेमीस्फीयर में, बात नहीं करो, इसको नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में कौन डिवाइड करता है आदित्य? इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम ये देखो कितने सारे ये ड्रॉ करने हैं, कितने ड्रॉ करने होंगे? 90 रिंग काटो ऊपर। एक टमाटर लो, उसको इक्वेटर के ऊपर 95 काटो।
सही है, और नीचे भी 90 फाँक काटो तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट लैटिट्यूड्स। अब इसको कहेंगे जीरो लैटिट्यूड, क्या कहेंगे, लैटिट्यूड, अक्षांश वृत्त। और अगर ऐसे ऐसे और काटते चले जाओ तो फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कल बनेंगे, फिर उनको धीरे धीरे, ये 1 डिग्री नॉर्थ है, ये क्या है बोलो, 2 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच जाओ और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसे क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इसे विषुवत रेखा कहेंगे। और इसी तरीके से मैं नीचे 90 टुकड़े कर दूं तो इस लास्ट वाले को नवदीप क्या कहेंगे, बोलो, साउथ पोल को क्या कहेंगे, ये जीरो से यहाँ चले थे, 1 2 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री, हर एक रिंग को एक एक डिग्री पर, यहाँ से देखो 1 डिग्री बनाओ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, समझ में आया अनुष्का, एक एक डिग्री पे जाओ, वहां से 1 डिग्री नीचे जाओ, एक गोला काटो, फिर 1 डिग्री नीचे जाओ सेंटर से एक गोला, फिर 1 डिग्री 1 डिग्री नीचे जाओ, 90 तक चले जाओ। जैसा अभी नवदीप ने कहा 90 डिग्री साउथ को ही वो अंटार्कटिक है, बहुत बड़ी बात है। ये इन्होंने मन में ही सोच लिया है, घर में कोई पढ़ाया होगा, मोजिद पढ़ाया होगा, दैट इज 90 डिग्री साउथ को ये साउथ पोल का है, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या कहा सोनाक्षी, नवदीप ने, बोलो, आप बोलो दीदी, पूरा ये लोग समझ जाते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को इन्होंने क्या कहा, या मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज इक्वल्स टू इक्वेटर, उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सही है। ट्रॉपिक क्यों कहते हैं, ये ट्रॉपिकल बेल्ट क्यों है, द रीजन विच इज हॉटेस्ट इन द अर्थ इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन, तो बीच वाला रीजन ये पूरा हॉटेस्ट है, ये ट्रॉपिकल रीजन है। और ये कैसा है, दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन, और फिर उसके बाद दैट इज कोल्ड, समझ आया कि नहीं। तो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, 3 कटिबंध। इसे क्या, कौन सा रीजन, बोलो आप बताओ, रोहित बताएंगे, ये बोलो, ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन है कि ये, बिल्कुल सही, ये भी ट्रॉपिकल है और नीचे भी, और ये भी क्या है, क्योंकि सन रेस जून पे इस पे सीधी पड़ती है और सितंबर पे इस पे सीधी, इन्हीं के बीच में सनरेज घूमती रहती, क्योंकि ये तिरछी है ना धरती, तो कभी सनरेज यहाँ सीधी पड़ गई, जब ये घूम के इधर आई तो इस पे सीधी पड़ गई, सही। तो इसने क्या कहा, ट्रॉपिकल रीजन को उमेश हॉटेस्ट रीजन। अब आगे की बात देखो, इसी इंडिया में तुमने देखा कि कितने लैटिट्यूड्स हैं उमेश, बताओ हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने, हाँ ठीक है, फिर उसने अपना दिमाग लगाया, नहीं कैलकुलेट कर पाया, 90 ऊपर है 90 नीचे है, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे 180 है, कॉमन सेंस है, जीरो से यहाँ शुरू है ना, 0 से 90 नीचे, 90 टमाटर के टुकड़े नीचे, 90 ऊपर के, वो तो सही है। अब आगे की बात देखो, अगर हम ये GMT है, लंदन के ऊपर से ग्रीनविच है, लंदन में 2000 साइंटिस्ट बैठे, बोले हमारे ऊपर जो लाइन जा रही है लॉन्जिट्यूड है, 0 लॉन्जिट्यूड, ठीक है, उसको उसके इधर ये लैटिट्यूड है और ये क्या है लॉन्गिट्यूड, इससे इधर चलते चले जाओ, इसके इधर कितनी फाँक करो खरबूजे की, बोलो, दैट इज, ये देखो 180 इधर चलो, इसको 0, फिर इसे 1 क्या कहोगे, बोलो 1 डिग्री, रोहित आप ही बताओ, 1 डिग्री इधर की ओर क्या पड़ता है, ये ठीक कह रहे हैं, ईस्ट, 1 डिग्री। अब देखो ईस्ट पे चल रहे, बहुत बड़ी बात है,
1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, और पीछे चलते 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 धरती के ठीक पीछे चले जाओ। तो इन्होंने कहा 180 डिग्री ईस्ट। जब ये ईस्ट पे चलते हैं रोहित, तो कहते हैं 1 डिग्री ईस्ट, फिर वहाँ से एक फाँक काट लिया 2 डिग्री ईस्ट पे, ईस्ट में जा रहे हैं। और जब ये वेस्ट में जाएंगे 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, और फिर पूरी धरती में काटते काटते पीछे पहुँच जाएंगे, उसके ठीक पीछे। तो इस तरीके से अगर मान लो ग्रीनविच के तुम इधर आ गए उमेश, तो इस लाइन को क्या कहोगे बोलो? ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन लाइन या जीएमटी कहते हैं। 0 लैटिट्यूड, ये क्या कहना है? ये बहुत तेज है, जबरदस्त। आप बोलो इस लाइन को क्या कहोगे? बोलो अनुष्का। सही, ये लोग तो समझ ही जाएंगे, ये तेज है। मेन चीज़ है कॉमन पीपल जो थर्ड स्टेट का है वो समझ पाता है कि नहीं हर चीज़ को, ठीक है। ये लोग कलर्जी हैं, ये लोग ना बिल्कुल। मेन जो हमारा थर्ड स्टेट का बंदा है वो क्या खेती में ही लगा हुआ है, कुदाल चला रहा है खेत में, वो बेचारा इक्वेटर बोल रहा है। देखो मतलब फाँक ऐसी काटी कर रहा है वो इक्वेट कर रहा है। बताओ एक खरबूजे की फाँक काट दो, इक्वेट करेगा। अब समझो उससे कितना मेहनत, लोड कितना पड़ा उस पर। खरबूजे की तुमने कितनी फाँक काटी? 360। कितनी फाँक काटी? 360। तुमने जो जीएमटी के पर छुरा चलाया वो 0 है, फिर उधर छुरे चलाओ, वो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री से पीछे तक चले जाओ। और इसी तरीके से जब वहाँ से छुरे चलाओगे तो ये क्या हुआ? ये वाली लाइन क्या है? 1 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड की लॉन्जिट्यूड जानते हो? दैट इज 1 डिग्री वेस्ट। फिर क्या होगा बोलो? 2 डिग्री वेस्ट, सही है। और पीछे जाने पे क्या हो जाएगा? सबसे पीछे तो वेस्ट में जा रहे हैं, तो पीछे जाने पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। वो दोनों लाइन एक ही होगी। यहाँ से काटते काटते 180 पीस काटो, पीछे चले जाओ, दोनों मिल गए। वॉट एवर इज 180 डिग्री ईस्ट दैट इज 180 डिग्री वेस्ट। समझ में आ गया? अब जरा देखो, अब इंडिया की लोकेशन देखो। दैट इज इंडिया इज लोकेटेड। तो तुमको ये बात पता चल गई, द लाइन विच जॉइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूड। उसे क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूड। अच्छा, कुछ चीजें और देखें। ये देखो, ये हमारे पास ग्लोब है, तो ग्लोब में यहाँ से यहाँ जो मिल रहा है ये लॉन्जिट्यूड है, ये 360 है, और ये इक्वेटर है। फिर ऐसे ऐसे गोल गोल कट करो इसको, 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 हुआ। अच्छा मुझे बताओ, ये ग्रीनविच है और फिर इधर इधर हम चल रहे हैं। ये मुझे बताओ कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि 80 डिग्री लैटिट्यूड? 80 पे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि यहीं से 0 से शुरू हो रहा है। तो सर्दी और गर्मी लैटिट्यूड पे निर्भर करती है, और बाकी तो ये घूम ही रही है पूरी। सूर्य के सामने पूरे दिन में हर चीज़ आ जाएगी। तो क्या इससे किसी का मतलब है सर्दी गर्मी का? सर्दी गर्मी का किससे मतलब है? लैटिट्यूड से। और इससे फिर किसका मतलब है? यानी कि तुम कहाँ लोकेटेड हो। मैं कहूँगा कि तुम अगर यहाँ लोकेटेड हो 92 डिग्री ईस्ट पर, तुम्हारी लोकेशन नहीं पता चल जाएगी। तुम 92 डिग्री से 67 से 92 तक हो, इससे तुम्हारी पोजीशन पता चलती। समझ में आई बात की नहीं? ये चीज़ है, इस चीज़ को समझें। वेयर द इंडिया इज लोकेटेड, चेक करो, ये ग्लोब है, और ग्लोब में ये क्या है? इक्वेटर। और ये क्या है इसमें ना? अब इंडिया की लोकेशन देखिए, ये 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ तक है। समझिए इस बात को, ये यहाँ तक आ गया, 8 तक आ गया, और यहाँ से ये कौन सा डिग्री होगा बोलो? 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ से इंडिया शुरू हो गया है, और कहाँ तक जा रहा है बोलो? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो हम लोग इक्वेटर को नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच से जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी जो लाइंस हैं, कोई ना कोई लाइन तो हमारे पास भी आ जाएगी लैटिट्यूड में। कौन सी पहली लाइन है? हम लोग ग्रीनविच से जीएमटी से इधर आते गए, तो पहली लाइन कौन सी बोलो? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। हम ईस्ट में आ गए ये जीएमटी से। ग्रीनविच मीन लाइन से, ग्रीनविच मीन लाइन, ये जीएमटी कहते हैं, उसको टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो उससे हम 0 लैटिट्यूड से कितना इधर आ गए, ईस्ट में ही तो आए। लेकिन अगर और ईस्ट में आएंगे तो क्या होगा? ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और आगे बढ़ते चले जाओ, यहाँ पे कितना आ जाएंगे? दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट। ईस्ट में ही है, और ईस्ट अभी चलता चला जाएगा, ठीक है? सिर्फ रिपीट करो किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में। लैटिट्यूड में सर 8.4 मिनट नॉट और 37.6 मिनट्स नॉट। अच्छा लगा। और ये वाला लॉन्जिट्यूड इसका 68.7 नॉट ईस्ट और 97.25 मिनट्स ईस्ट। फिर से समझो, सही है वो डिग्री बोल रहे हैं। अब आगे देखो, पूरा अर्थ घूम जाता है। पूरे अर्थ में कितने लैटिट्यूड है? 360 है। अब कितनी देर में सन के चारों तरफ घूम जाता है? 180 इधर है, 180 इधर, सॉरी 180। ये लॉन्जिट्यूड बताओ, टोटल लॉन्जिट्यूड कितने हैं? 360 है। तो बोलो सन के सामने जब पूरी अर्थ घूम जाती है तो कितना घूम जाती है? 360 लैटिट्यूड्स रिवॉल्व या रोटेट इन 1 डे। एक दिन में घूम जाता है कि नहीं पूरा? हर एक देखो ऐसे से एक आता जा रहा है, अर्थ के सामने आता जा रहा है। तो एक लैटिट्यूड घूमने में कितना समय लगेगा? 360 लैटिट्यूड। ये वाले देखो, ये लैटिट्यूड है, ये क्या है बोलो? ये लॉन्जिट्यूड। ये क्या है? 360 लॉन्जिट्यूड लिखो, ठीक है? कितनी दिन में घूमते हैं बोलो? रोटेट इन 1 डे। तो 1 लॉन्जिट्यूड में कितना समय लगेगा? ये सही बताइए। अभी तुम भी इसके साथ देखो कितना चलता है। 4 मिनट बताए इसने ना, अभी सब 15 बोल रहे थे, लेकिन अभी हमेशा सही था। ये देखो इसने रंग जमा दिया। इधर देखो ना, दैट इज 1 डे और डिवाइडेड बाय 360। सही है? 360 लॉन्जिट्यूड घूमने में कितना समय लगा? पूरा घूमने 360 फाँक है ना खरबूजे की, तो बोलो एक को घूमने में कितना समय लगा? क्या तुम ये मुझे बताओगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और ये मुझे बताओ 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? ये सही है, पहले हमने घंटे में बदला, फिर आवर को सेकंड में बदलते। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे में 1 घंटे को मैंने देखो सेकंड लिखा, जैसा फिजिक्स में मोशन चैप्टर में लिखा है कि नहीं? ये बताओ इससे इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 36 से 360 को कट करना आएगा, तो कितना आंसर आ गया बोलो? कितना आ गया? 240 सेकेंड्स। कितना आ गया? 240 सेकेंड्स। अब आवर को, अच्छा सेकेंड्स है तो मिनट में ही बदल लो। 24 घंटे में देखो, 24 घंटे 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और इधर 360। अब इसको कट करो, 6 आया, और 6 से इसको कट कर लो, 4। ये सही है? 360 लॉन्जिट्यूड 24 घंटे में घूमता है, तो एक लॉन्जिट्यूड 4 मिनट में। तो कितना मिनट लगता है? अगर मान लीजिए, फिर से समझो, ये सन के सामने जब सन आया, सन के सामने सबसे पहले कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश। नाम ही पढ़ लो, अरुणाचल। सूर्य सबसे पहले जो देखो, नाम ही उसका अरुणाचल, अरुण का आंचल उसमें। तो सन में, सन सबसे पहले कहाँ आएगा बोलो? अरुणाचल। धीरे 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 जब ये घूमेगी ऐसे घूमती है तो गुजरात में भी आ जाएगा। टोटल कितने लॉन्जिट्यूड है? काउंट करो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके टोटल कितने लॉन्जिट्यूड है बोलो? 30। उमेश सही बताया, वो सब्ट्रैक्ट कर लिया था।
97 डिग्री 25 मिनट, और ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ कितना आया होगा 18 मिनट, और यहाँ कितना आया होगा 20, लगभग 30 है। ये कितना हो गया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, अगर इसे तोड़ोगे तो 60 मिनट। फिर से समझिए, ये टोटल कितने लॉन्जिट्यूड हुए, पूरा धरती, पूरा अगर भारत घूम रहा है 30 हुए, एक लॉन्जिट्यूड में 4 मिनट, तो 30 लॉन्जिट्यूड में कितने मिनट। तो भारत में सूर्योदय होने में ही 2 घंटा लग जाता है। भारत पूरा वर्ल्ड घूम रहा है तो सनलाइट में कितना समय लग जाता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में तो सुबह 4 बजे पूरा धूप निकल आएगी, और गुजरात में है तो 8 बजे सुबह का, 6 बजे, यानी आप समझिए 5 से लेकर 7 बजे में थोड़ा दिन निकलेगा। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं। तो इस तरीके से इंडिया में फिर हम कैसे टाइम लाइन डिसाइड करें, पूरा 2 घंटे लग जाता है, मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया में हम टाइम लाइन कहाँ से डिसाइड करते हैं, दैट इट पासेस थ्रू मिड ऑफ इट, ये बीच से जाती है, और वो कहाँ पे जाती है बताओ, 80, चेक करो हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। मिर्जापुर इलाहाबाद से 85 लिखा है बुक में, क्या लिखा है 80? ये यहाँ से जाती है, ये इलाहाबाद है, या अब इसे क्या कहेंगे, प्रयागराज। प्रयाग इसका नाम बदल गया है, पहले इलाहाबाद था, और इसी के पास एक मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर लोग नहीं जानते, इसीलिए प्रयागराज का नाम रखा गया। और ये क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो, यही आ जाएगा। अगर तुम भूल जाना तो यही करना, इन दोनों को जोड़ो और बाई 2 कर दो, मिडिल वाला जोड़ के देख लो, जोड़ो अभी दोनों को, कितना आएगा, दैट इज इट कम्स एज 32 आ गया, और इनको जोड़ो 5, और ये कितना आ गया, दैट इज 165 आ गया। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 82 डिग्री, और 82.5 आया कि नहीं, 82 डिग्री 0.5, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 82 डिग्री और साथ में 30 मिनट है, यहाँ 82.5 डिग्री, और इससे कितना आ गया 0.5 में 30 मिनट हुए, उधर ले जाओ, तो 82 डिग्री 0.5 को उधर ले गए, तो इट कम्स एज 46 मिनट। तो लगभग जहाँ से जा रहा था 30 मिनट ले गए। बात समझ आई। तो अवर जो मिर्जापुर में सुबह होने का समय है वही पूरे भारत में माना जाता है। अब इस पर एक मेन क्वेश्चन है, उसे हम करते हैं कि वाई द टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन कंसीडर्ड एज पासिंग थ्रू मिर्जापुर एज ए स्टैंडर्ड टाइम लाइन। चलिए देखो, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। सन सबसे पहले कहाँ होता है, क्वेश्चन है आपके बुक का ही है, 3 नंबर में क्वेश्चन है। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एज कंपेयर्ड टू गुजरात, बट वॉचेस शो सेम टाइम। वॉच हमारी किस हिसाब से सेट की गई है, सेम टाइम। ऐसा क्यों है, सो देखो, देयर इज 2 hours टाइम लैग, 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस, जैसे लैग कहते हैं, टाइम लैग, ठीक है, या टाइम गैप कह दो। लैग नहीं समझ में आएगा तो क्या कह दोगे, टाइम गैप बिटवीन सनराइज एट अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अभी हमने आपको बताया 30 का डिफरेंस था कि नहीं दोनों में, और 30 में 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया था, तो आ गया था 120 मिनट। 120 मिनट ही तो 2 घंटा होता है, 30 का गैप है, और 4 से मल्टीप्लाई करो तो 120 मिनट आया। 120 मिनट को जरा आवर में बदलो, 2 घंटा, 2 घंटे का गैप हुआ कि नहीं। 2 hours टाइम लैग in sunrise between Arunachal Pradesh and
and Gujarat. No. But the watches show the timeline considered as standard timeline. Passing through क्या पॉइंट कर सकते हो? पासिंग थ्रू मिर्जापुर इलाहाबाद प्रयागराज को इट इज 82.5 82 डिग्री 30 मिनट दोनों लिख सकते हो 82.5 डिग्री भी लिख सकते हो इट इज ईस्ट लैटिट्यूड ये कौन सा एक ही बात है क्योंकि 0.5 को तुम बदलोगे तो 30 मिनट आ जाएगा ठीक है एंड दिस टाइम इज फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री यही समय पूरे देश में फॉलो होता है सो ऑल वॉचेज इन इंडिया शो द सेम टाइम दिस टाइम इज फॉलोड अभी समझो थ्रू आउट कंट्री बोलो स्टैंडर्ड मेरिडियन को क्या माना जाता है द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द सेंट्रल लाइन बिटवीन द एक्सट्रीम मेरिडियंस यानी ये किसके बीच की सेंट्रल लाइन है इट एग्जैक्टली लाइज बिटवीन द 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट और इनका जैसे मैंने प्लस करके बाई 2 किया है ना तो क्या कहेंगे इट लाइज एट द सेंटर ऑफ एक्सट्रीम लेटीट्यूड्स ये कहाँ पाया जा रहा है उनसे 15 से उधर इधर है 15 से इधर तो बीच में से 82 आ रहा है उधर से तुम्हारा तो टोटल 30 लेटीट्यूड है ना इनका गैप कितने का है 30 का है तो ये इट फॉल्स एट सेंटर ऑफ इट दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया द स्टैंडर्ड टाइम लाइन इसीलिए से माना ठीक है बाकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेना क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो पढ़ना हो पढ़ लेना नहीं रहती